गोलवालकर है जो दूसरा सरसंघचालक था आरएसएस का, ये 17 सितंबर सन 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में भाषण करने आया है। ये भाषण कर रहा है वहां की फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, और सारी यूनिवर्सिटीज के विद्वान आए हुए हैं। ये केरल की हिंदू औरतों के बारे में क्या कह रहा है, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। शर्म आने लगेगी, शर्म आने लगेगी। हम मुंह दिखाने, आरएसएस के लोग केरल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमानों के लिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। लंबा भाषण है जी। आइए अब हम यह देखते हैं कि हमारे पुरखों ने क्रॉस ब्रीडिंग के लिए क्या प्रयोग किए थे। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया था कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। क्या है केरला इस देश के लिए? केरला इस देश में अकेला प्रांत है जो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा, सारे देश में जो 100 रुपए विदेशी मुद्रा के आते हैं, 32 रुपए वहां से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी इस वजह से भी लाने पड़े हैं कि कर्नाटका के अंदर जो ओबीसी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने इनके लात लगा दिया आरएसएस बीजेपी की जो जीतने की वहां चाहती। दो वजह से उनको हटाया गया है। एक तो यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट में उनसे जो काम कराना था वो करा लिया, यानी नॉर्थ ईस्ट को जो टुकड़े टुकड़े कराना है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस मोदी जी उनकी जो आलोचना करते हैं उसको करते हैं, लेकिन रिजू जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट था तो हमने देखा कैसे मेघालय और असम की पुलिस आपस में लड़ी जैसे पाकिस्तान और भारत की सेना लड़ रही है। इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए। केरला स्टोरी आई, कर्नाटक इलेक्शन हुए, कर्नाटक इलेक्शन में केरला स्टोरी और बजरंगबली दोनों उतारे गए, लेकिन फेल हो गए, काम नहीं चल रहा। इसके अलावा एक जासूसी का ही मसला आया है। एक साइंटिस्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जासूसी करके उसको पार कर दिया। कौन है वो व्यक्ति, उसका बैकग्राउंड क्या है, तमाम ये सब चर्चा अम्बेडकरनामा पर नहीं हुई। इसलिए विशेष एपिसोड है। शमसूल साहब के साथ लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, तो इन सारे मुद्दों पर पिछले हफ्ते जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सब पर चर्चा होगी और समराइज करने की कोशिश होगी। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत दिन के बाद डॉक्टर रतनलाल आपसे बातचीत हो रही है। हालांकि एक बार मैं दिल्ली से बाहर था तो एक बात हमारी हुई थी। तो देश जो है बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजर रहा है और सच ये है कि जो आरएसएस बीजेपी के जुड़े हुए जो नेता हैं, जो खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जो हेडलाइन बटोरने का है, कुछ भी देश के साथ हो जाए वो हेडलाइन बटोरना जो है वो मोह जो है उनका जाता नहीं है। उसका एक सबसे बाद वाला जो है वो तो आज आपने देखा कि कैसे जो उनके सबसे प्यारे आरएसएस के बहुत प्यारे किरण रिजिजू थे, उनको लॉ मिनिस्टर के तौर पर, यानी वो बेइंतहा बदतमीजी करते थे सुप्रीम कोर्ट के साथ, जस्टिस के साथ। वो एंटी इंडिया भारत विरोधी गिरोह कहते थे। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को, जो अभी हैं जज हैं और जो पहले थे, उनको राष्ट्र विरोधी कहते थे, उनको तब नहीं हटाया गया। तो मुझे लग रहा है कि दो वजह से उनको हटाया गया है। एक तो यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट में उनसे जो काम कराना था वो करा लिया, यानी
नॉर्थ ईस्ट को जो टुकड़े टुकड़े कराना है, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग, आरएसएस मोदी जी उनकी जो आलोचना करते हैं उसको करते हैं, लेकिन रिजू जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट था तो हमने देखा कैसे मेघालय और असम की पुलिस आपस में लड़ी जैसे पाकिस्तान और भारत की सेना लड़ रही है, और उसमें बीसियों पुलिस वाले, भारतीय पुलिस वाले, इस देश के पुलिस वाले वो मारे गए थे। उसके बाद हम ये जानते हैं कैसे नागालैंड के अंदर कैसे बेचारे वो कोयला खदान से वापस आ रहे थे, उनको मारा गया था, और सरकार ने उनको वो जो मारे, आर्मी वालों ने जो मारा था उनको कोई सजा देने से मना कर दिया। और उसके बाद अभी लेटेस्ट है मणिपुर। अगर आप मणिपुर में जो हो रहा है उसको नहीं समझेंगे तो आप ये केरला स्टोरी क्या है, हिंदू मुसलमान क्या है, इस सबको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी मणिपुर में वहां एक जाति को आरएसएस ने, एक भाग को आरएसएस ने, जिस पर सीधा इल्जाम लगाया गया है कि वहां बजरंग दल की तरह के उन्होंने संगठन खड़ा किए, और इतने बड़े पैमाने पर ईसाइयों की हत्याएं की गई, 300 से ज्यादा चर्च जलाए गए, और ये कहा जा रहा है कि ये जो संगठन बने थे मैती, जो मेजॉरिटी में उन्होंने बनाए थे, और इन लोगों ने मैती चर्च, मैतियों के जो चर्च थे, कैथोलिक चर्च थे, वो भी जलाए हैं। तो यानी इसका मतलब है कि वो कोई कुकी के खिलाफ नहीं था, वो नागास के खिलाफ ये मैती जो सेना बनी थी, ये बजरंग दल की तरह की, तो वो ईसाइयों के खिलाफ थी। इस बात, ये बिल्कुल बात बहुत साफ हो गई। तो किरण जी की अब बहुत ज्यादा जरूरत वहां नहीं है, क्योंकि जो पौधा लगाना था उन्होंने, जो बीज बोया था, वो खूब फसल आ रही है। तो उसके बाद अब अर्जुन राम मेघवाल जी आ गए हैं, और अर्जुन राम मेघवाल जी इस वजह से भी लाने पड़े हैं कि कर्नाटका के अंदर जो ओबीसी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने इनके लात लगा दिया आरएसएस बीजेपी की जो जीतने की वहां चाह थी। और सच्ची बात यह है डॉक्टर रतनलाल, आपके दिलो दिमाग की भी हालत वही होगी जो मेरी थी, कि मैं ये इंतजार कर रहा था कि अगर ये मोदी जी के आह्वान पर अगर कर्नाटका के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोग जीते हैं तो ये देश जो है, फिर ये देश को फिजिकल मौत से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन हम अपने देश के लोगों, अपने देश की लोगों की समझदारी, उनकी अक्लमंदी, और बुरे और अच्छे में जो फैसला करने का, तय करने का उनका जो है, उसने उसको बताया कि ये देश बचेगा। और कर्नाटका ने एक ऐसे मोड़ पर देश जा रहा था कि सब कुछ खत्म होने को था, उसको बचाया है। मैं डॉक्टर रतनलाल एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये देश ना नैतिक तौर पर बहुत बार मरा है, या बहुत बार मारने के कागार पर इसको लाया गया। जैसे जब आपने गांधी जी की हत्या की थी, जब आप लगातार दलितों के खिलाफ बड़े जनसंहार करते हैं, आप जब दलितों को घोड़े पर उसकी बारात नहीं निकालने देते हैं, आप उनको सड़क पर नहीं चलने देते, आप कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं, जब आप उनका अलग गिलास रखते हैं जी, जब आप उनको बेंच पर नहीं बैठने देते हैं, जब आप उनके सारे उनका रिजर्वेशन खत्म करते हैं, तो ये जब आप गौरी लंकेश को मार देते हैं, एमएम कालबुर्गी को मार देते हैं, आप पंसारे साहब को मार देते हैं, आप डबोलकर साहब को मार देते हैं, तो ये देश नैतिक तौर पर मरने की ओर ही जाता है। लेकिन आरएसएस के नेताओं ने ये जिम्मेदारी ली है कि इस देश को वो फिजिकली खत्म कराएंगे, और फिजिकली खत्म कराने के कितने उदाहरण हैं उनको गिनना मुश्किल है। अभी जो लेटेस्ट है, ये जो डीआरडीओ है, यानी डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जो सेना है उसका सबसे ज्यादा खर्च करने वाला, रिसर्च करने वाला और हथियार को डेवलप करने वाला है। वहां पर एक 4 पीढ़ियों से आरएसएस के जुड़े हुए, या 3 पीढ़ियों से आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े आरएसएस के प्यारे साइंटिस्ट हैं, प्रदीप कुरुलकर।
प्रदीप कुरुलकर जी कहा तो ये जा रहा है कि वो हनी ट्रैप में हो गए, मगर हनी ट्रैप में नहीं, वो पैसा बनाना चाहते थे। आरएसएस के जो लोग आज सत्ता में हैं वो पैसा बनाने की उनको ललक बहुत ज्यादा होती है। उसको हमारे मलिक साहब बता चुके हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं वो बता चुके हैं कि आरएसएस का एक बड़ा आइडियोलॉग जो बीजेपी को लोन दिया गया था और वो जनरल सेक्रेटरी भी था, उनका नाम सभी जानते हैं कि वो मलिक साहब, सतपाल मलिक ये बता चुके हैं कि वो 300 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए देने आया था और ये कहा था कि ये खास फाइल को क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आप ये जानते हैं कि किरण पटेल कौन आदमी था, कैसे वो मोदी साहब का नाम लेके वो सब कुछ करता रहा। उसके बाद आप ये जानते हैं कि जो साइंस सिटी जो गुजरात के अंदर जो बंदा जिसने औरतों को लाकर उसने सब कुछ किया, वो भी प्रधानमंत्री के दफ्तर या उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो अभी यूपी का है शेरपुरिया साहब जो हैं, वो भी किस तरह से मोदी जी के साथ आते जाते थे। और उससे पहले हम जानते हैं कि कितने खरबों रुपए के लोन लेके जो गायब हो गए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के अंदर सफर करते थे। तो ये आप इसको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ये जो शासक हैं, ये शासक सिर्फ नैतिक मौत नहीं चाहते हैं इस देश की। इस देश में जो भी अच्छा रहा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाबा साहब, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, उनकी जो विरासत है उसको ही नहीं खत्म करना चाहते, वो इसको फिजिकल डेथ चाहते हैं। और फिजिकल डेथ से मेरा मतलब क्या है डॉक्टर रतनलाल, कि वो बाहर के किसी दुश्मन को अगर इस देश को मारने की जरूरत नहीं है, यही उस काम को कर देंगे। देखिए, मैं उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है ये केरला स्टोरी की बात कर रहा हूं। केरला स्टोरी क्या स्टोरी है? ये आइए इंडियन इस्लामिक स्टेट के बारे में है, ये कोई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में है, ये कोई इस्लामिस्ट जो गुंडे हैं उनके बारे में है, ये पाकिस्तान की जो इस्लामिक संगठन है उनके बारे में है, ये इस देश के मुसलमानों के बारे में है जिनकी 14% आबादी है। और वो कितना बड़ा झूठ है उसके बारे में तो मुझे लगता है कि उसमें हमने वक्त नहीं लगाकर थोड़ा दूसरी चीजों पर डाल देना चाहिए कि वो जो 32,000 औरतें धर्म परिवर्तन करा के उनको किस तरह से मुसलमान लड़के ले गए थे और वो दफन हैं अफगानिस्तान के अंदर जी। तो वो तो साफ पता चल जाता है कि वो मैक्सिमम 6 औरतें थी, जिनमें 3 ओरिजिनल मुसलमान थी, 2 ईसाई थी और 1 हिंदू लड़की थी। यानी वो जो फिल्म का जो सारी चीज निकल कर आ रही है वो छेती, और उसके अंदर भी 1 हिंदू थी और 2 क्रिश्चियन लड़कियां थी। तो ये 32,000 हो जाता है, 32,000 हो जाता है। और आप इनको ये कहते हैं कि ये भारतीय मुसलमानों का ये स्वरूप है, ये उनका नेचर है। अब जरा सा आप देखिए कि जब मैं ये कहता हूं कि इस देश की फिजिकल मौत कराना चाहते हैं, जो आईएसआई चाहता है, जो इस्लामिक स्टेट चाहता है, जो भारत के दुश्मन चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है, जो चीन चाहता है, वो मोदी साहब कराना चाहते हैं, वो आरएसएस बीजेपी की सरकार कराना चाहते हैं। क्योंकि मोदी साहब खुद बोल रहे हैं, केरला स्टोरी देखी है आपने आतंकवाद के बारे में। तो जब ये बोल रहे हैं तो वो साफ निशाना है कि आरएसएस के लोगों ने बनवाई है, इसमें आरएसएस का पैसा लगा है, ये आरएसएस की पॉलिटिक्स है। और आरएसएस कितना झूठ बोल सकती है उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण, मैं दिल्ली शहर में बहुत रहता रहा हूं, तो हम लोग जब चांदनी चौक जो होलसेल की मार्केट में जाते थे, तो वहां दुकानों पर क्या होता था, मैं ये किसी विशेष दुकान की या मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, ये बंबई का बाजार भी हो सकता है, ये सदर बाजार का बाजार भी हो सकता है, ये वो ठेले वाले भी हो सकते हैं। वो क्या करते थे, एक दौर था जिसके अंदर वो 25-30% बढ़ाकर बोलते थे। यानी 100 रुपए का माल है, वो कहेंगे ये मोल तोल कराएगा, ये ग्राहक जो है वो उसका 200 रुपए बता देते थे।
तो आप 200 रुपए को कम करा के आप 125-150 रुपए में ले आते थे। आरएसएस ने क्या किया है कि 100 रुपए को माल को 1 लाख रुपया बताओ, 3 को 32,000 बताओ, तो आप कम करते 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 3 को आप 3 लाख बताओगे, 30,000 बताओगे, तो आप कम करते करते ये सोचोगे कि यार इसमें थोड़ी तो सच्चाई है यार, इसको ये 300 तो हो गई, तो आप क्या दाम कोट करेंगे? 3 रुपए के माल का 300 रुपए कोट करेंगे। ये वही टुच्ची, वही जो झूठी जो नीति है उसको अपना रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ बोलिए, इतना बड़ा झूठ बोलिए कि उसमें से खाक भी बचेगी तो वो काफी भारी भरकम रहेगी। लेकिन असली डर की बात यह है कि इस देश के मुसलमानों को, जिनको जब ये हमारा जो आज का डिफेंस मिनिस्टर है जो ठाकुर साहब यूपी के अब डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, जी राजनाथ नाम सिंह, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ये होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया जब इस्लामिक स्टेट का तूती बोलता था कि भारत के मुसलमानों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, भारत के मुसलमान उसके जाल में नहीं फंसे और भारत के मुसलमान कभी भी उसके जाल में नहीं फंसे। एक इस्लामिक स्टेट के बारे में एक चीज और समझ लें मेरे अंबेडकर नामे के साथी, कि ये जिहादी इस्लाम जो है ये यूरोप के और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पैदा कराया। जिहादी इस्लाम सारी दुनिया में जो इस्लाम रहा है ये उसका चरित्र नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदू का मेरा एक लेख है क्रिएशन ऑफ ओसामा, जिसमें मैंने कैसे ओसामा को CIA का सेक्रेटरी अपने जहाज में पेशावर छोड़कर आया था, कैसे सऊदी अरब के शहंशाह ने सैकड़ों उसमें जद्दा और सऊदी अरब के ट्रकों पर, मिलिट्री के ट्रकों पर उनका नंबर प्लेट वही थी जो वहां पर भेजा था, पेशावर और अफगानिस्तान। सारी दुनिया से मुसलमान बच्चों को, ये जो तुलबा कहते हैं, तुलबा इनको तालिबान कहते हैं, वो समझ लिए तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। ये जो लोग मदरसों के अंदर पढ़ रहे थे उनको CIA, इंग्लैंड की MI15, उसके बाद इजराइल की एजेंसी, उसके बाद फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने वहां के मुसलमानों को कहा इस्लाम को बचाने का वक्त है अफगानिस्तान के अंदर, कुरान छोड़िए, हथियार पकड़िए। इसके सबूत हैं सैकड़ों हजारों सबूत हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स खुद अमेरिकी सरकार ने आउट किए हैं, खुद अमेरिकी सरकार ने उनको बाहर किया है और सारी दुनिया के रिसर्चर इससे वाकिफ हैं। और ये इस्लामिक स्टेट क्या था? इस्लामिक स्टेट तालिबान ने ही बनाया था। वो जो तालिबान का गुरु था, सऊदी अरब की शाही परिवार से जो जुड़ा हुआ बंदा था, उसी ने बनाया था। और ये किसके लिए बनाया था? ये बनाया था जो मिस्र की जो सरकार थी सद्दाम हुसैन की, और जो लीबिया की सरकार थी, उनको खत्म कराने के लिए, जो नंबर 2 प्लान था यूरोप का, और वो उन्होंने कराया। उन्होंने जिस कराया, जो उन्होंने यूरोप अमेरिका का गेम खेला, इस्लामिक स्टेट पैदा की गई तालिबान की तरह से वेस्ट के जरिए, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए, और उनका सारा काम इन्होंने किया। और आज आप देखते हैं कि दुनिया में जिनके पास सबसे ज्यादा तेल है, दुनिया में जिन देशों का, जिस इलाके का सारा रुतबा होना चाहिए था, वो आपस में सड़क छाप कुत्तों की तरह लड़कर किस तरह से सब कुछ तबाह कर रहे हैं। वो सारी दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले बन गए जो यूरोप चाहता है। तो यही काम इस्लामिक स्टेट ने करना था, यही काम तालिबान ने करना था। तो ये आप जो इस्लामिक स्टेट की जो आप बात कर रहे हैं, आप पर असल में, और मुझे शर्म आ रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पर, कि वो कोई सवाल उठाए बिना इनको फिल्म दिखाने की इजाजत दे रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं और साफ करना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी
पर कोई बैन लगाने के खिलाफ हूं, मैं कोई किताब पर बैन नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बहस होनी चाहिए और उनको घटिया से घटिया चीज ले आए, हमको उसका जवाब देना चाहिए, पर उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। डॉक्टर रतनलाल, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि हम आरएसएस की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उस पर भी फिल्म बनाने का हमको अधिकार होना चाहिए, हमको किरण पटेल पर भी फिल्म बनाने का अधिकार होना चाहिए, हमको ये डीआरडीओ का जो आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है इस पर भी फिल्म करने का अधिकार होना चाहिए, हमने मोदी साहब की डिग्री पर भी फिल्म करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो अधिकार हमको नहीं रहेगा, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि इनको फिल्म दिखाया जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि फिल्म को पूरे तौर पर दिखाइए, लेकिन कम से कम ये पूछना चाहिए था कि हमारे संविधान की जो धारा 295 और ये सब है जो आपस में धर्मों को आपस में भड़काने के बारे में, क्या ये उस काम को नहीं कर रही, और क्या उसमें जो बोला जा रहा है, क्या उसमें जो बोला जा रहा है उसका सच डायरेक्टर के पास है? डायरेक्टर खुद 32,000 की बात करते करते जेएनयू में बोल चुका है कि ये सिर्फ 3 केस है, तीन केस है हमारे पास, और वो ये बोल रहा है कि अब ये इशू ही नहीं है कि 32,000 है या 3 है। वो कहा ये तो फिल्म, अब वो फिक्शन बोल रहा है, इसको वो फिक्शन बोल रहा है। जैसे ये आरएसएस वालों का पुराना तरीका है कि एक झूठ बोलेंगे, महा झूठ बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि लेकिन अब तो हमने, ये तो लोगों के जनमानस में बढ़ गया है। जैसे मैं आपको भगवान राम जी के जन्म स्थान अयोध्या के बारे में बताना चाहता हूं। अडवाणी साहब आउटलुक को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे पूछा गया आउटलुक के एडिटर ने कि जनाब एक बात बताइए, आपको कैसे पता है, क्या सबूत है आपके पास कि उसी 2 बाई 2 फीट के इलाके में की जगह पे राम जी पैदा हुए थे? आपको मैं बताऊंगा, आप हंसते हंसते हलकान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सवाल राम का है ही नहीं, अब तो हमने जो पैदा कर दिया, जो बता दिया, जो मिथ हमने पैदा कर दिया है वो चल रहा है, वो रेजोनेट कर रहा है। अब राम जी पैदा हुए थे नहीं थे वो मुद्दा ही नहीं है। ये आउटलुक में उनका इंटरव्यू है। पर इसके खतरे जो हैं, इसके खतरे आप देखिए, इसके खतरे ये हैं कि आप इस देश के 14% मुसलमान, वो मुसलमान जिसमें बहुत सारी सेना में है, जो मोदी जी के आईएएस आईपीएस है जी, आप पूरे मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो दूसरे धर्म की लड़कियों से शादियां करके उनको इस्लामिक स्टेट भेजेंगे और वो एक सामूहिक बलात्कार के लिए इस्तेमाल की जाएंगी और उनको वो दफना दी जाएंगी कहीं पर। इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा मोदी पर चलना चाहिए, जो भी बोलता है उस पर चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाकर जो भी इस तरह की फिल्में हैं, जो भी झूठ बोलती हैं, उस पर एक बनाकर कम से कम आप फिल्म मत रुकवाइए, लेकिन कम से कम आप एक ये तो कहिए, कमेटी तो बना दीजिए कि इसमें कितना झूठ है कितना सच है। आप कम से कम वो फिक्शनल, वो अब ये बोल रहा है कि फिक्शन है तो उसमें फिक्शन के नाम रखिए ना, मुसलमान नाम क्यों रखे हुए हैं भाई? फिक्शन के अंदर आप नाम बदल देते हैं। आप फिक्शन तो सीधा जो इंडिया के मुसलमान हैं आप उनको लेकर कह रहे हैं। अगर आज मैं मोदी को लेकर बोलूं कि उन्होंने, मैं एक बहस के लिए कह रहा हूं, मोदी को बोलूं कि उन्होंने अपनी बीवी को त्याग दिया है और बीवी के जो हफ्ते नहीं दिए, मुझे कहने देंगे आप? मुझे आप नहीं कहने देंगे, मुझे आप कहने देंगे कि आपने मोदी जी की बेइज्जती कर दी। मैं जो है, मुझे आप ये कहेंगे अगर आपने कहना भी था तो मोदी जी का कोई फिक्शनल नाम, कोई झूठा नाम आप रखते। अरे आप इस देश के 14% लोगों का नाम लेकर और ये कहकर के ये सारे के सारे इस काम के अंदर लगे, और ये तो एक केरला की स्टेट है जहां पर ये हुआ है 32,000 का, सारे देश के अंदर तो ये करोड़ों हो जाएगा। और मैं आखिरी बात डॉक्टर दलाल जो कहना चाहता हूं, केरला क्या है इस देश के लिए? क्या है केरला इस देश के लिए? केरला इस देश में अकेला प्रांत है जो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा, सारे देश में जो 100 रुपए विदेशी मुद्रा के आते हैं, 32 रुपए वहां से आते हैं। 32 रुपए वो लोग लाते हैं, केरल के लोग। ये वो देश है जिसमें
पढ़ाई लिखाई का सबसे ऊंचा स्तर है, यहाँ वो है जहां सबसे ज्यादा शिक्षक हैं, ये वो है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा, सबसे कम बच्चा जनते हुए औरतें मरती हैं। हालांकि हमारा देश जो है शुरू के 10 नंबर के अंदर है, ये समझ लीजिए। और केरल को, रतनलाल जी इसको सुन लीजिए आप, केरल को ये जो टुच्चे लफंगे जो ये आरएसएस से जुड़े हुए डायरेक्टर और वो सारे लोग हैं जो फाइनेंसर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं केरल के लोगों से आरएसएस कितना प्यार करती है, जरा इसको सुन लीजिए। डॉक्टर रतनलाल जी, ये बात बहुत गहराई से सुनने की है और जानने की है। ये जो गोलवलकर है, जो दूसरा सरसंघचालक था आरएसएस का, ये 17 सितंबर सन 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में भाषण करने आया है। ये भाषण कर रहा है वहां की फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, और सारी यूनिवर्सिटीज के विद्वान आए हुए हैं। ये केरल की हिंदू औरतों के बारे में क्या कह रहा है, जरा सुन लीजिए। शर्म आने लगेगी। हम मुंह दिखाने, आरएसएस के लोग केरल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमानों के लिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। लंबा भाषण है जी। आइए अब हम यह देखते हैं कि हमारे पुरखों ने क्रॉस ब्रीडिंग के लिए क्या प्रयोग किए थे। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया था कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। डॉक्टर रतनलाल जी, पता नहीं आपने पहले सुना है नहीं सुना है, ये रात को नींद गायब कर देगा। ये जो फिल्म बनाई है जिसने 5 लड़कियों के जाने पर, जो उसको 32,000 कह रहा है, ये गोलवलकर के हिसाब से तो हमारे केरल की लाखों हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया है। चारों जातियों की जो औरतें थी उनके लिए कंपलसरी था कि पहला बच्चा वो नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करेंगे जो उत्तरी भारत से भेजा गया। मैं और रतनलाल इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, हमको फिल्म बनाने की इजाजत मिलेगी? देंगे इजाजत? यानी आप 32,000, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये 32,000 है और ये सारी मार दी गई, इनकी कब्रें दफन है, इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इसका डायरेक्टर का नाम क्या है इस फिल्म का? ये वही डायरेक्टर है जिसने जब कश्मीर फाइल की खिल्ली उड़ गई थी तो इसने डिफेंड किया था कश्मीर फाइल को। ये उसके भी कमेटी में था जो उसको एवेल्युएशन की कमेटी थी। डॉक्टर रतनलाल जी, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि गोलवलकर ने जो गुजरात के अंदर बोला है वो लफंगों की सभा में नहीं बोला, वो गुंडों की सभा में नहीं बोला, वो बलात्कारियों की सभा में नहीं बोला, वो पढ़े लिखे लोगों की सभा में बोला, वो सामाजिक विज्ञान की सभा में बोला। उसने कहा कि हमने ये नियम बनाया था कि उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजेंगे और वहां पहला बच्चा जो होगा सारी केरल की औरतों का, नस्ल सुधारने के लिए, उनको आर्यन बनाने के लिए, उनको गोरा बनाने के लिए पहला बच्चा किससे करना होगा? उस नंबूदरी ब्राह्मण से करना होगा। अगर ये नियम 100 साल भी चला होगा तो लाखों औरतों के साथ बलात्कार हुआ। ये तो हम जानते हैं कि हम ये जो ब्राह्मणवादी समाज के अंदर जो शादी के बाद जो दलितों की बच्चियां, शूद्रों की बच्चियां जो अपने गांव में आती थी, ससुराल आती थी, तो पहली रात उनको कहां बितानी पड़ती थी। हम ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारा ये चलन था, जिसकी वजह से हमारे बहुत शूद्र जो है वो छोड़कर, गांव छोड़कर बाहर आए सब कुछ छोड़कर। तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर ये फिल्म चलनी है तो उस फिल्म के साथ या तो हमको बाकायदा सरकार, फिल्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंस करे हमें ये फिल्म बनाने के लिए। गोलवलकर साहब ने हिंदू औरतों के बारे में, केरल की औरतों में जो कहा, या इस फिल्म के अंदर गोलवलकर की ये बात भी शामिल की जाए कि ऐसा
सिर्फ मुसलमानों को कन्वर्ट करने वाले नहीं कर रहे थे, हम अपने हिंदुओं के साथ भी ऐसा कर रहे थे। इसको दिखाया जाना चाहिए। सर एक वहां से तो 32,000 के आंकड़ा है, लेकिन असली जी आंकड़ा गुजरात का है। 16 जी से लेकर अगले 5 साल तक 41,600 महिलाएं गायब हुई हैं गुजरात जी। से। हाँ, नहीं रतनलाल जी, उसमें भी हम जो चोर का जो ड्यू है ना उसको दे दे। उसके 2 दिन के बाद बड़ा हड़कंप हुआ है गुजरात में, और उन्होंने सब इधर उधर करके, उनको मैथमेटिक्स तो ज्यादा आता नहीं है, 3 और 32,000 में उनको अंतर पता नहीं होता है आरएसएस से जुड़े आदमी को, तो उन्होंने भी ये सब करके इतनी वापिस आ गई थी, इतने आ गया था। वो आ रहा है 2016 से 2020 तक का। हाँ। अब उन्होंने ये करके इतने साल में इतने वापिस आ गए, इतना हो गया, ये हो गया, लेकिन उन्होंने ये मान लिया है कि पिछले साल की 1328 औरतें अभी भी गायब हैं, मिल नहीं पाई है। मैं कह रहा हूं हम पुलिस के महकमे का इसी को मान लें कि भाई आप जो कह रहे हैं हम उसको मान लें। आप ये कह रहे हैं कि 1328 गायब हो गई हैं, और वो गायब क्यों हुई है उसकी वजह भी बताइए उन्होंने। उसकी वजह बताइए कि हमारे यहाँ जो कास्टिज्म है उसकी वजह से अपने कास्ट को छोड़ के वो चली जाती हैं। तो ये केरल की हिंदू लड़कियां भी बहुत सारी ऐसा कर रही हैं, दूसरी कर रही हैं। अच्छा, एक और बात डॉक्टर रतनलाल, जिसका मैं रिसर्चर हूं, बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां भी केरल के अंदर, गुजरात के अंदर और दूसरे प्रांतों के अंदर हिंदुओं के साथ शादियां कर रही हैं, ईसाइयों के साथ शादियां कर रही हैं। उसका आंकड़ा कोई नहीं रख रहा है। यानी ये एक तरफा थोड़ी हो रहा है, एक तरफा नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता एक तरफा। मुसलमान लड़कियां जो शादियां कर रही हैं, जिस पर इस्लामी संगठन उनकी पिटाई करते हैं मुसलमान लड़कियों की, और हिंदू लड़का जो उनके साथ जाता है, ये भी तो हमारे देश के अंदर हो रहा है। सर उसका आंकड़ा आप नहीं रखते हैं। थोड़ा प्रदीप केरुलकर जो है जी, हनी ट्रैप वाले, जरा उनके बारे में कुछ बैकग्राउंड आइडिया हो तो जरा बताएं। नहीं, वो तो पुराने आरएसएस के आदमी, वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं। अच्छा। आरएसएस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बहुत बड़ी हैसियत रखता है, बहुत बहुत ऊंची हैसियत रखता है। ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे कर्नाटका के, जिनको अब सब बोल रहे हैं कि वो संतोष साहब, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो आरएसएस ने दिए थे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीजेपी के लिए। ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो होता है बहुत बड़ी हैसियत रखता है। ये सर संचालक के बाद 3 4 5 ही होते हैं ये। और ये कैसे वहां पहुंचे, इसको भी ये सारे जुगाड़ बिठा के बैठे होंगे, और पैसा बनाना है इनको, जल्दी से पैसा बनाना है। अच्छा, ये सर आज सीबीआई का भी छापा कई जगह पड़ा है, जिसमें सतपाल जी 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 मलिक के निजी सचिव भी हैं, तो क्या? जी नहीं, हाँ, वो तो यानी इसका मतलब है सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं। आपको एक बार बता दूं, इस देश के महानतम नाटककार, पीपुल्स नाटककार गुरशरण सिंह जी की बेटी, उनको 8 घंटे, उनको 10 तारीख को 8 घंटे ईडी ने बिठाकर अपनी, आप उनके नाम से वाकिफ है ना? जी। नवशरण गुरशरण सिंह जी की बेटी, गुरशरण सिंह जो पूरी इस विरासत से आते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला के, जिन्होंने खालिस्तानियों से लड़ते हुए जिनके एक्टर्स को फांसी पर लटकाया गया, जिनको सबसे पहले फांसी पर लटकाया जाएगा, वो सीधा जो खालिस्तानी जो बाबा था उसने उनको माने, वो अपना घर छोड़कर अमृतसर से उनको चंडीगढ़ आकर बसना पड़ा था। उनकी बेटी क्या करती है, कोई एनजीओ नहीं है उनका, कुछ नहीं है, वो जाके सब जगह काम करती हैं, वो लेख लिख देती हैं, कभी इनके एनजीओ के लिए, हर्ष मंदर जी के लिए। वो किसान आंदोलन में बहुत आगे थी। अगर आप किसान आंदोलन में आप नवशरण का डालेंगे, आपको कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें मिल जाएंगी। 8 घंटे 10 तारीख को, और वो कह रही हैं कि 3 अफसर, जिनमें से 2 एक बिहार और 2 हरियाणा के लग रहे थे एक्सेंट से, उनमें जो सबसे बड़ा अफसर था वो तो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस उस पर करती हूँ। ये नवशरण जो है अपने पहलवानों के उसमें भी रही हैं। ये
बहुत बुरा हो रहा है इस देश के साथ, बहुत बुरा हो रहा है। यानी आप जो है कश्मीर केरल फाइल्स, केरल स्टोरी को लेके आप वो हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो बच्चियां बैठी हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उनके साथ जो कुछ किया, जो इल्जाम लगा रही हैं, उस पर आप उस आदमी को बुलाकर उसको ये कह के कि यू आर अंडर कस्टडी और हम 3 घंटे, आप पुलिस से उसका रिमांड नहीं मांग रहे। यहां पर जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, नवशरण ने पूछा मेरे को आपने किसी लिए बुलाया, आप जानते हैं उनको क्या चिट्ठी आई? मैं अंडर इस पावर आपको कहता हूं कि आप यहां आ जाइए। किस जुर्म के अंदर क्या मुकदमा है? कुछ नहीं। उन्होंने पूछा कि इसमें मेरा कोई मेरे पर मुकदमा नहीं है। कहा कि आप बहुत बहुत बात करती हैं। 8 घंटे। जी जी जी, चलिए शुक्रिया सर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं अम्बेडकरनामा पर, और बहुत जल्दी सतपाल मलिक साहब का एक विस्तृत इंटरव्यू अम्बेडकरनामा पर देखेंगे। उनसे मैं जाकर मिलूंगा, उनका एक लंबा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। शुक्रिया सर।